नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यूपी जीके की इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, यानी उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों, इसका हम लोगों ने ये मध्यकालीन इतिहास का पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ करके खत्म कर लिया है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री। पार्ट थ्री के साथ दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, यानी कि लेटर मुगल एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अधिकांश शासक दुर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए, जिससे सत्ता कमजोर हो गई। यानी कि दोस्तों औरंगजेब की जो मृत्यु है दोस्तों 1707 ईस्वी में हो गई थी। ये याद रखिएगा, फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? इस समय तक वर्तमान यूपी में 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मेरठ तथा बरेली के उत्तर में एक राज्य था दोस्तों, जहां पर पठान नाजिब खान का शासन था, तो ये एक स्वतंत्र राज्य था। रुहेलखंड था एक दोस्तों, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में। फरुखाबाद के नवाब, यानी मध्य दोआब क्षेत्र में दोस्तों फरुखाबाद के नवाब के शासन काल के दौरान जो है वहाँ पर भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। अवध के नवाब, यानी अवध तथा पूर्वी जनपदों पर भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। मराठे यानी बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना दोस्तों हो चुकी थी। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम शासक थे। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास तो हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। राजधानी परिवर्तन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली से आगरा, यानी सिकंदर लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था, ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्तनत काल का ऐसा राजा कौन सा था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना और विकास में लोधी वंश का बड़ा योगदान रहा है। यानी कि आगरा नगर की जो स्थापना है दोस्तों वो लोधी वंश के द्वारा ही की गई थी, और इसके विकास में लोधी वंश का बहुत बड़ा योगदान है। अकबर और धार्मिक सहिष्णुता देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ये अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी दोस्तों। इस नीति से नाराज होकर जौनपुर के मुल्ला द्वारा अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है। स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। जैसे पंचमहल, ये दोस्तों कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माता जो है अकबर है, याद रखिएगा। स्थान है फतेहपुर सीकरी। इस महल की इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के समान है। छठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये तिथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर? बिहार के बक्सर जिले में लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों ये युद्ध? एक संयुक्त गठबंधन था दोस्तों, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का। तो ये जो मीर कासिम है दोस्तों, ये बंगाल का अपदस्थ नवाब था दोस्तों। और शुजाउद्दौला की बात करें तो ये अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था ये दोस्तों। तो ये तीन एक तरफ थे, और हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की निर्णायक इसमें जीत हुई दोस्तों। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरीके से मजबूत कर दिया था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया था। ये याद रखिएगा, कौन अंग्रेजों की शरण में आ गया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। महत्वपूर्ण संधियों को देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद। तो युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 अलग अलग संधियां की थी। कौन कौन सी? पहली थी संधि दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि की थी, और इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, यानी कि राजस्व वसूलने के अधिकार प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की जो पहली संधि थी, पहली बात तो ये शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दूसरी बात ये कि इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो अधिकार थे, यानी कि दीवानी अधिकार का मतलब है दोस्तों राजस्व वसूलने का जो अधिकार है दोस्तों, तो ये अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे। दूसरी संधि दोस्तों अवध के नाम शुजाउद्दौला के साथ हुई थी अंग्रेजों की। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? बक्सर के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाली कोई भारतीय शक्ति नहीं बची है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। तो प्लासी के युद्ध ने जहां ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, वहीं बक्सर ने उसे कानूनी मान्यता और शक्ति प्रदान कर दी थी। तो ये दोस्तों इसमें से कुछ फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इलाहाबाद की प्रथम संधि को डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये संधि दोस्तों हुई थी 12 अगस्त 1765। याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है।
पक्ष कौन कौन था इस संधि में? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इसमें क्या हुआ था? क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ था। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिया। कौन कौन से क्षेत्र लिए थे इसमें? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसको सौंप दिया था? मुगल सम्राट को सौंप दिया था। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन लेना स्वीकार कर लिया था। तो पेंशन की धनराशि याद रखिएगा 26 लाख रुपए है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी दोस्तों वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों ही डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 अगस्त को हुई थी और 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो इसमें कौन कौन था दोस्तों? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दोस्तों हुई थी संधि। इसमें क्या प्रावधान था? कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। यानी कि कौन कौन सा क्षेत्र नहीं दिया गया था? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। अब हर जाने की बात कर लेते हैं, यानी पेनल्टी की बात कर लेते हैं। नवाब को युद्ध के हर जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े थे। कंपनी ने अवध की रक्षा के लिए अपनी सेना नवाब के खर्च पर ही वहां रखने का निर्णय ले लिया था। अब अवध का इतिहास देख लेते हैं 1722 ईस्वी से लेकर के 1856 तक का। तो इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, स्वतंत्र अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो संस्थापक है दोस्तों शहादत खान था। इसका पूरा नाम है शहादत खान बुरहान उल मुल्क। शहादत खान ने अवध को एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों ये याद रखिएगा कि स्वायत्त राज्य के रूप में किसने अवध को स्थापित किया था? तो शहादत खान ने ही स्थापित किया था। मुगल सम्राट की बात कर ले तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगल सम्राट था। सम्मान शहादत खान को 7,000 का मनसब जो है प्रदान कर दिया गया था उसमें। तो इसने इसकी जो उपाधि थी दोस्तों बुरहान उल मुल्क थी। यानी शहादत खान ने जो उपाधि ली थी वो थी बुरहान उल मुल्क, इसलिए इसको पूरा नाम शहादत खान बुरहान उल मुल्क पड़ा था। शुजाउद्दौला और प्रमुख केंद्र देख लेते हैं 1761 से लेकर के 1765 तक। पानीपत का युद्ध दोस्तों हुआ था 1761 में। शुजाउद्दौला ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। यानी कि इसमें शुजाउद्दौला किसके साथ लड़े थे? अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा था और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों। बनारस की संधि 1773 में हुई थी। इसमें मध्यस्थता किसने की थी? शुजाउद्दौला और वॉरेन हास्टिंग के बीच इसमें मध्यस्थता हो गई थी। नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र अंग्रेजों से पुनः खरीद लिए थे। अवध में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी। तो ये बनारस की संधि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अवध के नवाब की अगर बात करें यानी कि आसफुद्दौला की बात कर लेते हैं। राजधानी परिवर्तन, उन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर लिया था। याद रखिएगा फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित किया था? तो आसफुद्दौला ने ट्रांसफर किया था। स्थापत्य कला की बात करें तो लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा ही दोस्तों कराया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो। वाजिद अली शाह की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये अवध के स्वतंत्र शासकों में अंतिम नवाब थे। यानी कि अवध के जो जितने भी स्वतंत्र शासक हुए ये उनमें जो है ये अंतिम नवाब थे। उनका नाम था वाजिद अली शाह। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया और किसके द्वारा मिलाया गया? तो 1856 याद रखिएगा और लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा। और आरोप कौन सा था दोस्तों? कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसको मिला लिया गया था। भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक इतिहास, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सामाजिक धार्मिक सुधार और भगवान की भक्ति का प्रचार करना इसका दोस्तों उद्देश्य था। आंदोलन का प्रसार देख लेते हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक का इसका दोस्तों प्रसार था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? रामानंद को दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। सिख धर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिख धर्म की, तो सिख धर्म के उदय में भी भक्ति आंदोलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, याद रखिएगा। स्वामी रामानंद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में प्रयागराज में। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी से प्राप्त की है, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है दोस्तों, रामानंद को। इन्होंने अपने संप्रदाय के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल दिए। यानी कि इन्होंने जो है अपने संप्रदाय के द्वार जो है दोस्तों सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। रामानुज की भांति उन्होंने भी भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना। यानी भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है दोस्तों, याद रखिएगा। इनके मुख्य शिष्यों में रायदास, कबीर, धन्ना, सीना आदि शामिल थे। तो इसमें दोस्तों एक ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय किसको है? स्वामी रामानंद। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संत कबीर की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था और बनारस के काशी में हुआ था दोस्तों, यानी बनारस में हुआ था। तो इन्होंने निराकार ब्रह्म, फॉर्मलेस ब्रह्मन की उपासना पर बल दिया। यानी कि निराकार
ब्रह्म की उपासना पर बल दिया इन्होंने, याद रखिएगा। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, और इनकी मृत्यु 1510 में मगहर में हो गई थी। अब इनके संत कबीरदास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों देख लेते हैं। शब्द क्या है दोस्तों? कबीर के उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं, याद रखिएगा। सिखों के आदि ग्रंथ में जो संग्रहित हैं वो क्या है दोस्तों? ये कबीर के उपदेश हैं, जिन्हें शब्द कहते हैं। बीजक क्या है दोस्तों? कबीर की वाणी का सबसे प्रसिद्ध संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर की जो वाणी थी दोस्तों, उसका जो सबसे प्रसिद्ध संग्रह है, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर ने राम, रहीम और हजरत को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। उन्होंने एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पहली बात तो ये शब्द और बीजक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का घोर इन्होंने विरोध किया। कबीरपंथी, कबीर के मार्ग पर चलने वाले अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। सदुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण होता है। अब समकालीन शासक के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कबीरदास जी के समय में कौन शासक था? कबीरदास दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन जो है कवि थे? ये सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करें दोस्तों, इनका जन्म 1532 में हुआ था। राजापुर गांव, बांदा जनपद, यूपी में हुआ था इनका जन्म। और प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आप सभी को ये पता होगा दोस्तों। विनय पत्रिका याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी और आर में भी इसको पूछा गया है, याद रखिएगा। ये रिपीट होता है क्वेश्चन कई बार। मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे दोस्तों ये, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति शाखा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। धन्ना कौन थे? 1415 में इनका जन्म हुआ, एक जाट परिवार में दोस्तों। राजपुताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए ये। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अटूट भक्ति से भगवान की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन कराया था। श्री वल्लभाचार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म चंपारण वाराणसी में हुआ था दोस्तों। इन्होंने भक्ति साधना पर अत्यधिक जोर दिया, भक्ति को ही मोक्ष यानी साल्वेशन का मुख्य साधन माना। इनके प्रमुख शिष्य जो थे दोस्तों, सूरदास। अष्टछाप के प्रमुख कवि कहा जाता है दोस्तों सूरदास को। रायदास की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका भी जन्म दोस्तों बनारस में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और संप्रदाय की बात करें तो इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है दोस्तों इनकी? मन चंगा तो कटौती में गंगा। इंपॉर्टेंट है, किसकी पंक्ति है? रायदास जी की। तो दोस्तों इसी के साथ आज मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का खत्म होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, जो कि 1857 ईस्वी से दोस्तों उसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपनी तैयारी को दोस्तों जारी रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।